देखिए आज अपन अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 पढ़ेंगे अपन। 8 क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपन। कौन सा उपन है? अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है ये। इसमें 61 बी से शुरू होता है। 61 ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ा था, राजसाक्षी। ये सेक्टर ये कितने से शुरू होता है? 61 बी से। सेक्शन 61 बी। ये भी याद रखना, कहाँ से शुरू होता है? 61 बी से शुरू होता है। ए से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होता है? बी से, क्योंकि 61 ए में क्या है? राजसाक्षी। तो 61 बी में है, इसकी परिभाषाएं दी गई हैं कुछ। इसमें लिखा है कि इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो ए पहली परिभाषा कहती है ए, यानी 61 बी का फिर ए क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। ये लिखा है अनुसूचित क्षेत्र क्या है। इसमें लिखा है अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुसूचित क्षेत्र। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ये क्या कह रहा है? अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 244 का पहला जो भाग है वो। कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा? जो संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 244 में दिया गया है। 244 के पहले क्लॉज में दिया गया है। ऐसे क्षेत्र को क्या माना जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र माना जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है अनुच्छेद 244 एक के तहत जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? वो अनुसूचित क्षेत्र है। बी कहता है, इसकी जो बी परिभाषा है, बी परिभाषा है ग्राम पंचायत की। बी का की परिभाषा है ग्राम पंचायत। बी का की परिभाषा ग्राम पंचायत की। अब देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों है, ग्राम सभा भी है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों की परिभाषा दी गई है बी में। ये कहता है दूसरा, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में उसके लिए दिया गया है। क्या अर्थ लगाया जाएगा? जो मध्य प्रदेश का एक्ट है, एक मध्य प्रदेश पंचायत, कौन सा एक्ट है? मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1900, पंचायत राज अधिनियम 1993 में जो अर्थ लगाया गया है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का क्या अर्थ लगाया जाएगा? जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में इसका अर्थ दिया गया है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। तो कुछ याद नहीं रखना है, इसमें आपको रखना है अनुच्छेद 244 एक के तहत जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र है। और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का क्या अर्थ है? जो पंच ये एक्ट याद रखना है नाम, पंचायत राज अधिनियम 1993 में जो इसका अर्थ दिया गया है वही अर्थ इसका यहाँ भी लगाया जाएगा। अब दिया गया है 2C, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, अनुसूचित जनजाति। क्या अर्थ है अनुसूचित जनजाति का? अनुसूचित जनजाति का क्या अर्थ है? क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे पेश है, इसीलिए ये वाली परिभाषा इंपॉर्टेंट। ये लिखा अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का कोई भाग, या तो पूरी जनजाति या उसका कोई भाग, या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यानी कैसा क्षेत्र है? कौन कौन आता है इसमें? या तो कोई अनुसूचित जाति का पूरा समूह आता है, या उसका कोई वर्ग आता है, या उनमें जो युवा वगैरह यूथ वगैरह है वो आते हैं, या जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ये कह रहा है 342, अनुच्छेद 342 के तहत क्या घोषित किया गया? अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल किया गया। अनुसूचित ऐसा क्षेत्र जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत क्या घोषित किया गया है? अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद रखना है। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसको, 342 संविधान का अनुच्छेद 342 के तहत जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है, या अनुसूचित जनजाति जिन्हें माना गया है मध्य प्रदेश के मामले में। किसके मामले में, मध्य प्रदेश के मामले में। हर मामले में हर जगह अलग अलग होता है ना, इसीलिए मध्य प्रदेश के मामले में जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत क्या माना गया, अनुसूचित जनजाति माना गया है, ऐसे लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद रखना है। अब सेक्शन जो है 61 सी, 61 सी की तरफ दी गया है। 61 सी में देखिए क्या कहता है, कार्य क्षेत्र तथा विस्तार के बारे में बताया गया। इसको थोड़ा सा देख लें, ज्यादा खास नहीं है। इसमें लिखा, इस अध्याय के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होंगे। यदि इस अधिनियम का कोई बात प्रतिकूल हो तो इस अध्याय के उपबंध अभिभावी होंगे। ये क्या कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है स्पेशल चैप्टर 8A के, ये कहाँ पे लागू होंगे, ये अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति जनजाति क्षेत्रों पर ही लागू होंगे। कहाँ लागू होंगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर ही लागू होंगे, और कहीं लागू नहीं होंगे। केवल जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उधर ही लागू होंगे। और अगर मान लीजिए इसके कोई प्रोविजन यानी कि 8A जो चैप्टर है उसके कोई प्रोविजन अगर असंगत है, तो फिर जो अधिनियम दिया गया है अपना, जो आबकारी अधिनियम दिया गया है, उसके नियम क्या होंगे, प्रभावी होंगे। अगर असंगत है कोई बात, तो फिर किसके नियम लागू होंगे, अधिनियम के प्रभाव, जो इस अधिनियम है, अधिनियम की कोई बात प्रतिकूल हो तो इस अध्याय के ऊपर, सॉरी उल्टा हो गया, अधिनियम के अगर कोई प्रोविजन है, जो एक्ट है अपना एक्साइज एक्ट के कोई प्रोविजन है, अगर इसके क्या है प्रतिकूल है, तो कौन से चैप्टर के प्रोविजन लागू होंगे, चैप्टर 8A के प्रोविजन लागू होंगे। ये क्या कह रहा है, चैप्टर 8A के प्रोविजन लागू होंगे। अगर अधिनियम में कोई असंगत बात है, इस चैप्टर से संबंधित कोई असंगत बात है, दो होता है ना कभी कभी इंट्रोडक्शन हो जाता है दोनों में, तो ये कह रहा है कि दोनों में अगर मान लीजिए आबकारी अधिनियम है और उसमें कोई ऐसी बात है जो इस अधिनियम के प्रतिकूल है, कैसी बात है, प्रतिकूल, असंगत कह लीजिए या असंगत है, तो किस चैप्टर के प्रोविजन लागू होंगे, फिर इस चैप्टर के प्रोविजन लागू होंगे। अगर वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है तो, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ही लागू है, तो फिर इस चैप्टर के जो प्रोविजन है वो क्या होंगे, वो लागू होंगे। ये आपको याद रखना है। अब देखिए 61D क्या कहता है, 61D 61D जो है वो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट, ये छूट देता है। एसटी कौन को छूट दे रहा है, अनुसूचित जनजातियों को ही छूट है, केवल एसटी को नहीं है। कंफ्यूजन कर देते लोग, एसटी भी लगा देते, तो एसटी नहीं, केवल एसटी, एसटी नहीं, केवल एसटी को छूट है ना, जो अनुसूचित जनजाति में आती, केवल उन लोगों को छूट है जो अपना एक्साइज एक्ट है उसके जो प्रोविजन है उसके से कुछ चीजों को इनको छूट दी गई है। कौन कौन सी चीजों को छूट दी गई है, पहला कहता है, उसका पहला जो कहता है, पहला कहता है इस अधिनियम के उपबंध आश्वन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। तो पहला क्या कह रहा है, मदिरा निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो वहां रोक लगी थी कि कोई नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के क्या नहीं कर सकता, मदिरा आदि का निर्माण नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, तो वो वाले प्रोविजन इधर लागू नहीं होंगे। मदिरा के बनाना लिख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग करना, तो वो वाले जो प्रोविजन है, जब मदिरा बनाने वाले जो प्रोविजन है, आचमन वाले जो प्रोविजन है, आचमन मतलब उसको उतारना, मदिरा को निकाला जाता है, तो आचमन प्रक्रिया के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये कह रहा है कि जो मदिरा बनाने संबंधी जो नियम है वो एसटी वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, मतलब इनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब ये है कि इनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ये लोग बना सकते हैं, जितनी मात्रा में राज्य सरकार ने इनको छूट दी है उतनी मात्रा में ये शराब बना सकते हैं। तो इन लोगों पे ये मदिरा बनाने वाले जो नियम है, जो एक्साइज एक्ट में दिए गए हैं, जिसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, वो नियम इन पर लागू नहीं होंगे, यानी इनको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, ये बगैर अनुज्ञप्ति के बना सकते। दूसरा कहता है इसका जो प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित कार्यों के अधीन रहते हुए
आश्वन द्वारा देसी मुद्रा का निर्माण कर सकेंगे। अब ये वो प्रक्रिया बताइए कि जो किन प्रक्रिया के अधीन ये या निम्नलिखित मात्रा के अधीन ये क्या कर सकते हैं, जो मदिरा है उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण, मदिरा का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं निम्न उपबंधों के अधीन रहते हुए। जो नीचे दिए गए हैं कौन कौन से उपबंध हैं, पहला इसमें लिखा है, देखिए पहला क्या कहता है इसका, दूसरे में ही पहला है, ये कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देसी मुद्रा का विनिर्माण केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोह पर उपयोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। और किस लिए निर्माण कर सकते हैं, सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक, क्योंकि ये क्या है, एसटी में इनके यहाँ जो देवी देवताओं को यहाँ चढ़ाई जाती, सामाजिक प्रोग्राम शादी ब्याह वगैरह हो रहा है तो उसके लिए, घर में पीने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक तरीके से रोज का है, मतलब रोज इनका एक जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट है इनका, उसके बगैर इनका काम नहीं चलता। तो इसलिए कुछ जो जनजाति है उसमें उनका काफी महत्व है, हर चीज का महत्व रहता है, तो इनका यहाँ इसका महत्व है, इसलिए इनको छूट दी गई है। तो घरेलू उपयोग के लिए जो इसका निर्माण कर सकते हैं, और किस लिए कर सकते हैं, सामाजिक उपयोग के लिए कर सकते हैं, सामाजिक कोई प्रोग्राम है उनके यहाँ, कोई शादी ब्याह फंक्शन वगैरह है तो उसके लिए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ये क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या के लिए कर सकते हैं, धार्मिक घरेलू उपयोग के लिए, सामाजिक किसी कार्य के लिए, और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ये क्या कर सकते हैं, मदिरा का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इनको अनुव्यक्ति लेने की आवश्यकता नहीं, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए इसका, दूसरा कहता है इस प्रकार विनिर्मित की गई देसी मुद्रा का विक्रय नहीं किया जाएगा। तो ये बेच नहीं सकते उसको, ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार आपने जो मुद्रा बनाई है उसका ये नहीं, क्या नहीं कर सकते, विक्रय नहीं कर सकते। कौन सी मुद्रा बनाएंगे, और देशी मुद्रा, देसी बनेगी ना, विदेशी तो बन नहीं सकती, तो देशी बनेगी। तो कैसी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ये भी याद रखना है, देशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा नहीं हो सकती, तो देशी मुद्रा। तो ये क्या कर सकते हैं, जो घरेलू उपयोग के लिए इन्होंने जो मुद्रा बनाई है, या मादक द्रव्य जो भी है वो बनाया है, या सामाजिक कार्यों के लिए बनाया है, या धार्मिक प्रयोजनों के लिए बनाया है, ऐसी मुद्रा को ये विक्रय नहीं कर सकते, केवल अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं, ये अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं, अपने जो भी कामकाज है, जो चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका विक्रय नहीं कर सकते। तो ये धारा विक्रय के लिए नहीं है, विक्रय पर रोक लगाती है, विक्रय नहीं कर सकते आप, केवल आप अपने स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है इस प्रकार निर्मित की गई देशी मुद्रा के कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति गृहस्थी 15 लीटर। विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर प्रति गृहस्थी 45 लीटर होगी, परंतु ग्राम सभा देशी मुद्रा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी। ये सरकार ने कुछ मात्रा निश्चित की है, जिसके आधार पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन जो एसटी वाला क्षेत्र है कितनी मुद्रा रख सकता है अपने पास। तो ये कहता है प्रति व्यक्ति की बात कर रहा है। अगर एक आदमी है, आप अकेले हैं, मान लीजिए आप खुद एक वन पर्सन है, अकेले पर्सन है, तो आप कितना रख सकते हैं, 4.5 लीटर, काफी होती 4.5 लीटर भी, लेकिन 4.5 लीटर, 4.5 लीटर आप क्या रख सकते हैं, मुद्रा अपने कब्जे में रख सकते हैं। ये याद रखना है आपको, एक व्यक्ति कितना रख सकता है एसटी वाला क्षेत्र में, 4.5 लीटर वो क्या कर सकता है, मुद्रा अपने पास रख सकता है। दूसरा, अगर गृहस्थी की बात करें, पूरे परिवार की बात करें, गृहस्थी यानी पूरा परिवार, पूरा कुटुंब जो उनका है, पूरा परिवार की बात करें तो कितना रख सकता है, परिवार वाले अगर है, पूरे परिवार है, 10-15 लोगों का परिवार है, 10 लोग, जितना भी हो, तो परिवार में 4 लोग भी होते, 5 लोग भी होते हैं, तो जितना परिवार है वो कितना रख सकते हैं, 15 लीटर। परिवार की बात करें तो ये अधिकतम कितना रख सकते हैं, 15 लीटर। और मान लीजिए अगर कोई धार्मिक प्रयोजन या धार्मिक के सामाजिक कोई इनके यहाँ कोई फेस्टिवल है, कोई उत्सव है, तो ऐसे मामलों में त्योहार को लिख लीजिए, या लिख लीजिए क्या है ये, समारोह, समारोह, त्योहार या समारोह। अगर कोई समारोह आदि है तो कितना रख सकते हैं जी, 45 लीटर।
तो ये तीन जो क्रम है ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो प्रति व्यक्ति जो एसटी का क्षेत्र है वहाँ कितनी मदिरा की मात्रा रख सकता है एक व्यक्ति? एक अकेला पर्सन है तो 4.5 लीटर, और अगर पूरा परिवार है तो 15 लीटर, और अगर कोई फेस्टिवल आदि की बात की जाए तो 45 लीटर रख सकते हैं। इसके अलावा एक अपवाद भी है कि अगर ग्राम सभा चाहे, ग्राम सभा जो गांव की सभा होती है, देसी मदिरा की मात्रा में क्या कर सकती है, ग्राम सभा को भी पावर दिए गए, किसको दिए गए, ग्राम सभा। ये आप ग्राम सभा क्या कर सकते हैं, वहां पे मुखिया वगैरह होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ज्यादा है, शराब ज्यादा हो गई है बोले तो ये इसकी मात्रा को कम भी कर सकते हैं। तो ये पावर किसको दी गई, ग्राम सभा को भी दिए गए हैं। तो ग्राम सभा चाहे तो इसकी मात्रा को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, कि मान लीजिए 4.5 की जगह 1.5 लीटर कर दिया, 2 लीटर कर दिया, है ना, इस तरीके से कर सकती है। परिवार की जगह 10 लीटर कर दिया, 5 लीटर कर दिया, या 45 लीटर की जगह और कम कर दिया। तो इस तरीके से जो डिसीजन है ग्राम सभा ले सकती है, कि जो अपने गांव के इसमें ग्राम सभा क्या होती है, गांव के लोग मुखिया वगैरह चुनते हैं, तो गांव की भलाई के लिए अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो रही शराबबाजी बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो ये ग्राम सभा फैसला ले सकती है। ग्राम सभा इसकी मात्रा को क्या कर सकती है, घटा सकती है। तो ये आपका जो था सेक्शन था 61D। अब देखिए 61 जो है ई, 61 ई क्या कहता है, 61 ई, आपको थोड़ा सा बता दें। तो ये आपको याद रखना है, जो मात्राएं जो दी गई है ना, 4.5 लीटर, 15 लीटर और 45 लीटर, ये आपकी पूछी जाती है। ये वाली जो चीजें हैं ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, आता है इसमें से क्वेश्चन तो पूछी जाती है, आपको मात्रा याद रखनी चाहिए, है ना। और एक 50 पर लीटर वाली जो मात्रा आई थी वो भी याद रखना है ना। सारी मात्राएं आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए 61 सेक्शन जो है, 61 ई, ई क्या कहता है, ई कहता है मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिषिध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति है, ग्राम पंचायत की शक्ति। ग्राम पंचायत क्या शक्ति है, जो मादक द्रव्य है उनको प्रतिषेध करने की शक्ति, प्रतिषेध, प्रतिषेध की शक्ति, किसकी शक्ति, प्रतिषेध की, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है क्या कर सकती है, प्रतिषेध कर सकती है, जो मदिरा संबंधी चीजें हैं उनका प्रतिषेध कर सकती है ग्राम के फायदे के लिए। तो ये कह रहा है, पहला इसका जो क्लॉज है वो क्या कह रहा है, पहला क्लॉज कह रहा है ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपयोग को विनियमित करने तथा प्रतिषिध करने की शक्ति होगी। तो ग्राम सभा अपने जो क्षेत्र है जहाँ पे जो अपना अधिकारिता रखती है, जहाँ इसका जुरिस्डिक्शन है, वहाँ क्या क्या कर सकती है, उसके जो मदिरा है, मदिरा, मदिरा की बात हो रही है यहाँ, तो मदिरा के बारे में क्या कर सकती है, उसका विनिर्माण के बारे में, उसके विक्रय के बारे में, उसके कब्जे के बारे में, जो भी उपयुक्त नियम चाहे वो बना सकती है। ग्राम सभा जिसका जो अपनी अधिकार क्षेत्रता है, उस अधिकार क्षेत्रता में जो मदिरा संबंधी नियम है वो बना सकती है, चाहे वो विनिर्माण संबंधी हो, चाहे वो विक्रय संबंधी हो, चाहे वो कब्जे में रखने संबंधी हो, उनके बारे में नियम बना सकती। कौन बना सकती है, ग्राम पंचायत, याद रखना, कौन बना सकती है, ग्राम पंचायत। किस धारा में, 61 ई के तहत ग्राम पंचायत नियम बना सकती। तो क्या बनाएगी, नियम, प्रतिषेध पे तो रोक लगाने के नियम बना सकती। परंतु लिखा है, परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसे विनिर्माणशाला को लागू नहीं होगा जो किसी मदिरा मादक द्रव्य के विनिर्माण लगी हुई हो और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई। ये कह रहा है कि कोई, लेकिन इनका नियम किस पे लागू नहीं होगा, जो कोई फैक्ट्री वगैरह होती है ना, जो मदिरा का निर्माण कर रही है, मदिरा निर्माण हो रहा है जहाँ किसी फैक्ट्री में, और अधिनियम के लागू होने से पहले से क्या है वो काम कर रहे हैं। कुल मिला के ये मान लीजिए जिनको राज्य सरकार ने अनुमति दे रखी है पहले से, जो निर्माण कर रही है, उन पर इनके नियम लागू नहीं होंगे। कौन के, इनके, ग्राम पंचायतों के नियम। ऐसे जो मदिरा निर्माणशालाएं हैं जो पहले से मदिरा का निर्माण कर रही है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले से काम कर रही है, उन पर इस अधिनियम का लागू, जो ये वाला जो धारा है 61, या ये कह लीजिए कि जो ग्राम पंचायत है उसके नियम इधर लागू नहीं होंगे, जो पहले से निर्माण कर रही है।
फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, जो राज्य सरकार की अनुमति से लाइसेंस के अधीन निर्माण कर रही हैं, उन पर ये लागू नहीं कर पाएंगे ग्राम पंचायत वाले, उन पर ये नियम इनके लागू नहीं होंगे। और कब? ये अधिनियम के लागू होने से पहले, या कह लीजिए कि अध्याय के लागू होने से पहले से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इस अध्याय के लागू होने से पहले से काम कर रहे हैं, उन पर ये प्रभाव नहीं डालेगा। अगला दूसरा देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा कहता है ग्राम सभा को क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी भी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए कोई नया विकास नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि अगर इसमें छोटा सा प्रोविजन किया गया है कि अगर ये चैप्टर लागू कर दिया गया है तो राज्य सरकार अगर कोई नया फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहती है, मदरा की फैक्ट्री, नई कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है मदरा वगैरह की, क्या की फैक्ट्री है? मदिरा की। उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? एसटी का क्षेत्र है। एसटी वाले क्षेत्र में अगर सरकार को लगता है कि कोई नई मदिरा की फैक्ट्री लगाना चाहिए, उसको लगता है ठीक है लगाना चाहिए, तो किसकी सहमति लेगी, किसका राय लेगी? ग्राम पंचायत की। इनकी क्या लेगी? राय। इनकी अनुमति, इनकी राय के आधार पर क्या करेगी? राज्य सरकार काम करेगी। इसमें कौन सा था? दूसरा। दूसरा तो मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी, मादक द्रव्यों विक्रय के लिए कोई नया विकास नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के इनकी राय राज्य सरकार लेगी। किसकी राय लेगी? ग्राम पंचायत की। इसमें लिखा ग्राम सभा को क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, ग्राम सभा की जो क्षेत्रीय अधिकारिता है तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा से, ग्राम सभा की बात कर रहा है, ग्राम सभा की सहमति के बगैर क्या है? नई फैक्ट्री आदि का स्थापना नहीं की जाएगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। अगर ये लोग कहते हैं कि इसको खोलने से क्षेत्र में जो है शराब की लत बढ़ेगी और हम नहीं चाहते कि आप यहाँ स्थापना करें, तो फिर राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र में जो फैक्ट्री है या मदिरा निर्माण शाला है उसकी स्थापना नहीं करेगी। इसकी सहमति लेगी ग्राम सभा की। कौन लेगा? राज्य सरकार। अब देखिए तीसरा जो है इसका क्या कहता है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा क्लॉज कहता है यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपयोग को प्रतिषिद्ध करती है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या कह रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में प्रतिषिद्ध कर दिया है, रोक दिया है, अगर रोक लगा दी है, इन्होंने क्या है कि मादक मदिरा की रोक लगा दी, मादक द्रव्यों की रोक लगा दी, तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे? पहला परिणाम इसका कहता है, पहला है ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कोई भी फैक्ट्री कह लीजिए, इसे विनिर्माण शाला को आप कह लीजिए फैक्ट्री, कोई भी नई फैक्ट्री स्थापित नहीं की जाएगी। अगर रोक है, इनमें कौन लगाएगी? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति इनमें अगर रोक लगाई है तो कोई नई फैक्ट्री फिर उस एरिया में स्थापित नहीं की जा सकती। अगर रोक है तो फिर नई फैक्ट्री को स्थापित नहीं की जाएगी। दूसरा कहता है किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया विकास नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकास यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे। तो ये कह रहा है कोई भी आगम विकास, मतलब जो भी इससे संबंधित दुकानें वगैरह जो होती हैं ना, तो वो भी नहीं खोली जाएंगी। जो या जो फैक्ट्री वगैरह होती है जो काम कर रही है, तो फैक्ट्री तो क्या नहीं आएगी, जो दुकानें वगैरह, विकास मतलब दुकानें वगैरह आएंगी इसमें, क्योंकि विकास मतलब इसको बेचने वगैरह के लिए जिस तरीके की प्रोसेस होती है वो सारी चीजें इसमें आएंगी। अगर ये पहले से काम कर रही है तो ये कह रहा है कि क्या प्रभाव होगा इनका अगला जो वित्तीय वर्ष आता है, क्योंकि इनका लाइसेंस कितने साल के लिए? तो 1 ईयर के लिए होता है, सभी जानते हैं, हर साल बढ़ता है ना, रिन्यू होता है। तो जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा उस दिन से ये काम करना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। इसीलिए ऐसा प्रोविजन किया गया कि अब 1 साल हो गया तो सरकार को लॉस हो जाएगा ना, तो पूरा ईयरली काम करेंगी। उसके बाद जो नया वित्तीय वर्ष आएगा, नए वित्तीय वर्ष से क्या करेंगी? काम करना बंद कर देंगी। नए वित्तीय वर्ष से क्या करेंगी? काम करना बंद कर देंगी, काम करना बंद कर देंगी। तो ये आपको याद रखना है, नए वित्तीय वर्ष से ये काम करना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। तीसरा कहता है तीसरा कहता है कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय, उपयोग नहीं करेगा। अब क्योंकि इन्होंने प्रतिषेध लगा दिया, रोक लगा दी, प्रतिषेध लगाया है,
जब प्रतिषेध हो गया तो कोई भी व्यक्ति उसका क्या नहीं करेगा, विनिर्माण नहीं करेगा, उसके कब्जे में नहीं रखेगा और उसका विक्रय भी नहीं करेगा। तीनों चीजों पर रोक लग जाएगी। अगर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने रोक लगा रखी है, प्रतिषेध लगा रखा है, तो कोई नई फैक्ट्री वगैरह नहीं खोली जाएगी, कोई उसके आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती, दुकानें वगैरह बेचने वाली, वो भी नहीं खोली जाएंगी। अगर पहले से तो नए वित्तीय वर्ष से वो काम नहीं करेंगी, है ना। मतलब उनका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं होगा कुल मिला के। जब लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो काम नहीं करेंगे, उनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, तो लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। तीसरा, कोई भी व्यक्ति जो है विनिर्माण है या कब्जा है या विक्रय है, ये सारी जो गतिविधियां होती हैं माजरा संबंधी, वो सारी गतिविधियां नहीं करेगा। अब लास्ट है इसका भी सेक्शन 61, फैक्ट ई के बाद एफ, 61 एफ। ये क्या कहता है? ये कहता है ग्राम सभा के विनिश्चयों का प्रवर्तन। ये उनके निर्णय जो है, ग्राम सभा के विनिश्चयों का प्रवर्तन कैसे किया जाएगा, जो ग्राम सभा ने जो निर्णय लिए हैं उनका कैसे प्रवर्तन कराया जाएगा, उसके बारे में है प्रवर्तन, कैसे प्रवर्तन कराया जाएगा। ये कहता है इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा किए गए विनिश्चयों तथा पारित किए गए आदेशों को ग्राम पंचायत द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी किया जाएगा। जहां राज्य सरकार के प्रवर्तन अभिकरण की सहायता आवश्यक समझी जाएगी, वहां ग्राम पंचायत क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी ऐसे अधिकारी के पास जाने की कार्रवाई करेगी जो अपेक्षित सहायता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। ये कह रहा है कि जब इनका जो डिसीजन लिया गया है, किसका डिसीजन लिया गया, ग्राम पंचायत का, वो कैसे लागू कराया जाएगा। तो जो ग्राम पंचायत का क्या है, ग्राम पंचायत ने जो भी फैसला लिया है, क्या लिया, फैसला लिया है, अपना डिसीजन लिया जो इस संबंध में, उनको लागू कराने की बात आ रही है। तो कैसे लागू कराएंगे? ये कह रहा है कि ये अपना आदेश पारित करेंगे, उसके बाद ग्राम सभा इसके नीचे होती है, तो ग्राम सभा अपने अपने क्षेत्र में क्या कराएगी, अपने क्षेत्र में क्या कराएगी, उसका प्रवर्तन कराएगी, पालन कराएगी। अब क्षेत्र में पालन कराएगी, उसके लिए कुछ अधिकारियों की इनको आवश्यकता होगी, है ना। तो ये क्या करेगी, अगर कोई सरकार का कोई आदेश वगैरह है, ऐसा कोई आदेश है, तो इस कुछ आदेश को पालन कराने के लिए किसी अधिकारी की, कर्मचारी की आवश्यकता होगी, तो किस अधिकारी की मदद लेंगी जी, राज्य सरकार के प्रवर्तन की अभिकरण की सहायता आवश्यक, तो कोई प्राधिकरण अगर हो सकता है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, तो उसकी मदद के द्वारा किया जाएगा इसका प्रवर्तन, या फिर किसके द्वारा किया जाएगा, उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड एसडीएम यानी उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या करा सकते हैं जी, प्रवर्तन करा सकते हैं। यानी से एसडीएम भी लिख सकते हैं आप, एसडीएम जो होता है उसके द्वारा क्या कराया जाएगा, आदेशों का प्रवर्तन करा जाया जा सकता है कि ग्राम, पहले ये आदेश जो आएगा ग्राम पंचायत का आदेश को कौन फॉलो कराएगा, ग्राम सभा, और ग्राम सभा हेल्प ले सकती है किसकी, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्राधिकरण है उनकी मदद ले सकती है उसको लागू कराने के लिए। या फिर प्राधिकरण अगर गठित नहीं हुए हैं कई जगह, तो फिर उपखंड मजिस्ट्रेट की ये क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट जैसी भी आवश्यकता हुई वैसी सहायता उपलब्ध कराएगा उपखंड मजिस्ट्रेट। इसीलिए लिखा है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, तो एसडीएम भी बोलते हैं, तो इनकी की मदद करेगा। जैसी भी आवश्यकता होगी, पुलिस बल की आवश्यकता होगी, तो ये सब उपलब्ध कराएगा, जो भी जरूरत होगी वो उसके हिसाब से क्या कराएगा जी, उसका पालन कराएगा, उसका प्रवर्तन कराएगा। तो ये जो चैप्टर था 8A, ये आपका खत्म। ये ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अलग से जुड़ा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसटी वाला क्षेत्र पे पूछे जाते हैं एक आध क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना। तो इसको याद रखना है, इसमें मात्राएं ध्यान रखना है ना। और बाकी इसके सेक्शंस जो है आप याद रख सकते हैं एबीसी करके, तो इसको याद रखना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखने की बात है, खासकर जो इसकी जो मात्राएं हैं वो पूछी जाती हैं, लेकिन आजकल तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको अंदर से थोड़ा सा एक बार पढ़ना, ज्यादा कठिन तो है नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, बनाए जाते हैं और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए लास्ट अध्याय है आपका चैप्टर 9, चैप्टर 9 ये लास्ट चैप्टर है इसका, प्रक्रिया। जो बचा कुचा होता है ना, मैंने कहा वो लास्ट में डाल देते हैं, तो ये प्रकीर्ण जो बचता है उसको प्रकीर्ण के नाम से लास्ट चैप्टर बना दिया, जो छूट जाते हैं जो चीजें, वो शक्ति वक्ति आ जाती है सरकार की नियम बनाने की, वो सारी इसमें दी गई।
अब सेक्शन 62 कहता है, क्या कहता है, नियम बनाने की शक्ति किसको होगी इस अधिनियम के तहत, कितना याद रखना, नियम बनाने की शक्ति कह रहा है। नियम बनाने की शक्ति किसकी शक्ति है, नियम बनाने की, नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम के तहत। पहले तो सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ये किस किस नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई, धारा 62 में, सॉरी धारा 62 में, 62, धारा 62 में नियम बनाने की शक्ति कितनी, धारा 62 में, 62, सेक्शन 62 में दी गई है नियम बनाने की शक्ति, धारा 62 में दी गई है, अध्याय 9 में। किसको है, राज्य सरकार को। नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार। ये इतना ही याद रखना है, बस इतना से काम हो जाएगा, बस सेक्शन और ये, बस इतना पर्याप्त है, इसको बाकी पढ़ लेते हैं अपन, बाकी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है ना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पर्याप्त है, ये क्वेश्चन इतना ही, ठीक। अब इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। स्वाभाविक सी बात है कि राज्य सरकार जो है या कोई भी सरकार है, नियम क्यों बनाती है, उस अधिनियम को कार्यान्वित किए जाने के लिए, उस अधिनियम को लागू किए जाने के लिए, उस अधिनियम को ठीक से पालन किया जाए, इसलिए नियम बनाती है। तो ये कहता है क्लॉज 1 कि इस अधिनियम का ठीक से पालन हो, इसीलिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। इस अधिनियम को पालन कराने के उद्देश्य से सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, नियम बना सकेगी। अधिनियम का पालन किया जाए इसलिए सरकार नियम बनाती है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, इसका दूसरा, तो नियम क्यों बनाए जाते हैं, अधिनियम के पालन कराने के लिए, अधिनियम के पालन कराने के लिए, ये तो आप जानते हैं। तो नियम काय के लिए बनाए जाते हैं, अधिनियम के पालन कराने के लिए। तो कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। आपका क्वेश्चन बस इतना है कि राज्य सरकार बनाएगी, किस धारा में बनाएगी, 62 में बनाएगी। दूसरा, विशेषता तथा पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित के नियम बना सकेगी। ये कह रहा है किन किन के बारे में नियम बना सकेगी, ये एक बार हम देख लेते हैं, हाँ काफी है, तो एक बार देख लेते कौन कौन सी जो है नियम बना सकती है राज्य सरकार। वो नीचे निधि रखी कि राज्य सरकार किन किन चीज, किन किन विषयों पर, विषय बताए गए हैं, किन किन विषयों पर राज्य सरकार जो है अधिनियम को लागू कराने के लिए नियम बना सकती है। देखो पहला लिखा है आबकारी अधिकारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य विहित करने के लिए। अब स्वाभाविक की बात है, जो आबकारी अधिकारी वगैरह हैं, तो उनकी 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 शक्तियों बारे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या शक्ति होंगी, वो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में नियम कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है। तो जो आबकारी अधिकारी हैं उनके बारे में नियम बना सकती है, आबकारी अधिकारियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में क्या कर सकती सरकार, नियम बना सकती, उनके कर्तव्यों के बारे में नियम बना सकती। दूसरा क्या कहता है, धारा 7 के खंड 6 के अधीन मुख्य आगम प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किन्हीं भी शक्तियों या कर्तव्यों के प्रत्यायोजन के को विनियमित करने के लिए, जो मुख्य आगम प्राधिकारी होते हैं या आबकारी आयुक्त होते हैं या कलेक्टर होते हैं, या अपनी जो शक्ति प्रत्यायोजित करते हैं, डेलीगेट करते हैं, देते हैं किसी को, उसको विनियमित कर सकती है, उसको भी नियमित कर सकती है, विनियमित कर सकती है। कौन कौन की शक्तियां, जो शक्तियां देते हैं, जो आप आगम मुख्य आगम प्राधिकारी है ना। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला चीजें, पराधिकारी है, आबकारी आयुक्त है, आयुक्त है, वो कलेक्टर है, ये अपने जो पावर देते हैं, सौंपते हैं, उसके हिसाब से कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजों के बारे में राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। अगला कहता है यह घोषित करने के लिए कि किन किन मामलों में या मामलों के वर्गों में तथा किन किन प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन पारित आदेश हो, चाहे वे मूल हो या अपील के विरुद्ध अपीलें होंगी, या किन अधिकारियों प्राधिकारियों के द्वारा ऐसे आदेश को पुनरीक्षित किया जाएगा, तथा अपीली और पुनरीक्षण के प्रस्तुत करते समय और रीति को उसके संबंध में कार्रवाई करने के बारे में प्रक्रिया विहित करने के लिए। तो कुल मिलाकर क्या कह रहा है, अपील आदि के बारे में, अपील जो होती है और पुनरीक्षण जो होता है, इनके बारे में नियम बना सकती कि ये अपील कहाँ होंगी, किस प्राधिकारी को होंगी, वो किसकी किसके विरुद्ध होंगी, है ना। ये भी नियम बना सकती कि अपील कहाँ की जाएगी, पुनरीक्षण कहाँ की जाएगा, कौन सा अधिकारी उनको सुनेगा,
और उसकी जो उसके आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वो किस अधिकारी के समक्ष होगी, कितने दिन के भीतर होगी, तो ये सारे नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है। अगला कह रहा है किसी भी मादक द्रव्य के आयात निर्यात परिवहन निर्माण संग्रहण कब्जे प्रदाय या भंडारण को या भांग के पौधे की खेती को विनियमित करने के लिए तथा वे ऐसे नियम द्वारा अन्य विषयों के साथ साथ, ये कह रहा है कि जो जो मादक द्रव्यों संबंधी जो है आयात निर्यात होते हैं, मादक द्रव्यों संबंधी, मादक द्रव्यों का जो आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है या विक्रय किया जाता है, इनके संबंध में समस्त नियम याद रखिए आप। समस्त नियम कौन कर सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। इसके अलावा इनके साथ भी कुछ नियम और बना सकती है। वो क्या है? पहला इसमें है ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्षों को छिद्रित करने को, ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने का चिन्हित करने का एवं उन चिन्हों के अनुरक्षण का विनियमित कर सकेगी। तो ताड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं उसके बारे में भी नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। दूसरा कहता है उस प्रक्रिया को घोषित कर सकेगी जिसके द्वारा स्प्रिट को विप्रकृत किया जाएगा और स्प्रिट का विप्रकृतीकरण अभिनिश्चय किया जाएगा। तो क्या कह रहा है? जो स्प्रिट बनाई जाती है उसका जो तरीका है, किस तरीके से स्प्रिट कहते हैं, स्प्रिट स्प्रिट जो बनाने का तरीका है वो भी कौन निश्चित करेगा? तरीका याद रखिए आप। स्प्रिट बनाने का तरीका जो किस तरीके से बनाई जाएगी, एक प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, तो उस तरीके को भी निश्चित करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार निश्चित करेगी। अगला कहता है अभिकरण द्वारा या अपने स्वयं के अधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन स्प्रिट को विप्रकृत करवा सकेगी। तो अधीक्षण के अभिकरण वगैरह होते हैं जो बना रखे हैं इस अधिनियम के तहत, वो किस तरीके से उसका विप्रकृत करेंगे, उसका तरीका भी कौन निश्चित करेगा? जांच वगैरह जो करते हैं ना, सैंपलिंग वगैरह जो करते हैं, वो सारी चीज वो भी कौन निश्चित करेगा? राज्य सरकार निश्चित करेगा। अगला है, इसमें आगे आया है, एक बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं ना, इसमें से आना वाला है, केवल आपका इतना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये एक बार पढ़ना है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि एक बार तो पढ़ ले, ठीक है। अगला है 1D, महुए के फूलों के आयात निर्यात परिवहन संग्रहण कब्जे प्रदाय भंडारण या विक्रय को विनियमित करने के लिए और उसके लिए संपूर्ण राज्य में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अनुज्ञप्तियां तथा अनुज्ञा पत्र विहित करने के लिए। तो महुए के जो पौधे वगैरह होते हैं, महुए के पौधे से भी शराब बनाई जाती है। एक फूल होता है महुए का, शायद गर्मियों में लगता है, एक फूल होता है, उस फूल से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो उसके बारे में नहीं बना सकती, कैसे उसका निर्यात किया जाएगा, कैसे उसका आयात किया जाएगा, उसके लिए अगर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है तो कैसे अनुज्ञप्ति दी जाएगी, इन सारे नियमों को कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। जो महुए के पेड़ होते हैं, ताड़ी के पेड़ होते हैं, ताड़ी का तो हमने पढ़ लिया, जो महुए के जो पेड़ होते हैं इनके बारे में भी नियम सरकार बनाए। कौन सी सरकार? राज्य सरकार, यानी मध्य प्रदेश सरकार, ठीक। अगला उन कालावधियों तथा स्थानों का जिनके लिए तथा उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का जिनके किसी भी मादक द्रव्य के थोक या फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर की जा सकेंगी विनियमित करने के लिए तथा ऐसे अनुज्ञप्तियों की जो कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र में मंजूर की जा सके संख्या का विनियमित करना। तो अनुज्ञप्तियों के बारे में भी नियम बनाई जाएगी। जो लाइसेंस दिए जाते हैं ना, उनके बारे में भी नियम बना सकती सरकार कि कितनी अनुज्ञप्तियां एक साल में दी जाएंगी, कितनी अनुज्ञप्तियां नहीं दी जाएंगी, अनुज्ञप्ति धारियों की एक क्षेत्र में कितनी संख्या होगी, ये सारी जो नियम है राज्य सरकार बना सकती है। जैसे फिलहाल में राज्य सरकार ने नई अनुज्ञप्ति देना क्या कर रखा है? बंद। तो पुरानी अनुज्ञप्तियां जो है उन्हीं को रिन्यू कर रहे हैं, नए लाइसेंस नहीं किए जा रहे हैं, सरकार ने कुछ सालों से बंद कर रखे हैं। पहले आपने देखा वो आते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से सरकार ने नए अनुज्ञप्ति नए लाइसेंस देना बंद कर दी। केवल जो पुराने लाइसेंस होल्डर है उन्हीं के जो लाइसेंस रिन्यू हो रहे हैं, रिन्यू किए जा रहे हैं, नए लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे। तो ऐसे नियम जो है राज्य सरकार बना सकती है अनुज्ञप्तिधारियों के बारे में, अनुज्ञप्तियों के संबंध में। अगला कह रहा है ऐसे विक्रय के लिए कोई भी अनुज्ञप्ति किसी भी स्थान के लिए मंजूर करने के पूर्व अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा विनिश्चित किए जाने वाले विषय विहित करेगी। तो ये कह रहा है कोई विषय,
जब अनुज्ञप्ति वगैरह दी जाती है तो उस संबंधित किन किन विषयों का ध्यान में रखा जाएगा, वो विषय भी निश्चित कर सकती है। कौन करेगा निश्चित? राज्य सरकार उन विषयों का निश्चित या निर्धारण कर सकती है कि किन किन विषयों के अधीन, किन किन योग्यताओं के अधीन कौन कौन सी चीजें होंगी जिसके अधीन न्यायालय को जो राज्य सरकार क्या करेगा, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। तो वो सारी शर्तें वगैरह कह दीजिए, जो सारी कंडीशन वगैरह है वो शर्तें लगा सकती, वो विषय निर्धारित कर सकती। अगला है किसी शुल्क या फीस या कर शास्ति की रकम उसके संदाय के समय स्थान तथा रीति का विनिमय कर सके। ये शुल्क के बारे में, जो शुल्क लगाए जाते हैं ना इस अधिनियम के तहत, तो कुछ शुल्क अगर है तो उसके बारे में भी नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है कि कितना शुल्क लगेगा, किस मात्रा में लगेगा, कहाँ जमा किया जाएगा। ये सारे नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार इन सारे नियमों को बना सकती है कि कितना शुल्क लगेगा, किस मात्रा तक लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा। तो इसके बारे में क्या कर सकती है राज्य सरकार? नियम बना सकती है। शुल्कों के बारे में राज्य सरकार नियम बना सकती है, किस मात्रा में होगा, कितना होगा, कहाँ दिया जाएगा। अगला कहता है वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह प्रारूप जिसमें और ऐसे निर्बंधन तथा शर्तें जिस पर या जिसके अधिन कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास मंजूर किया जाएगा विहित करने के, और वह ऐसे नियम द्वारा अन्य विषयों के साथ साथ। तो ये क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि कुछ प्राधिकारी अधिकारी वगैरह जो होते हैं कि आप कौन से अधिकारी करेंगे, किसके यहाँ आप आवेदन करेंगे, लाइसेंस आपको चाहिए तो कहाँ आवेदन करेंगे, आपको पैसा शुल्क जमा करना है, टैक्स जमा करना है तो कहाँ जमा करेंगे, किस रीति से जमा करेंगे, इनके बारे में इन अधिकारियों की भी क्या कर सकती है राज्य सरकार? घोषणा कर सकती है। क्या प्रोफार्मा होगा? प्रोफार्मा भी होता है कि किस फॉर्मेट में देंगे आप, वो सारी चीजों की राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसके बारे में भी राज्य सरकार नियम या दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो इसमें लिखा कि उनके साथ साथ पहला इसमें वह कालावधि नियत करेगी जिसमें कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास प्रबंध बना रहेगा। तो ये कह रहा है कि अनुज्ञप्ति के लिए जो समय सीमा, इधर ही लिख लीजिए, समय सीमा भी निश्चित कर सकती है कि 1 वर्ष के लिए होगी, 2 वर्ष के लिए होगी, 3 वर्ष के लिए होगी, 4 वर्ष के लिए होगी, 5 वर्ष के लिए होगी। वो समय सीमा भी राज्य सरकार चाहे तो निश्चित कर सकती है। लाइसेंस आदि के लिए कोई समय सीमा भी निश्चित कर सकती है। हाँ, सामान्यतः 1 ही वर्ष के लिए होता है। जो शराब का जो लाइसेंस होता है फिलहाल 1 ही वर्ष तक में अवधि है। 1 वर्ष के लिए इशू किया जाता है, फिर अगले वर्ष फिर होता है, रिन्यू होता है हर साल, है ना। तो 1 वर्ष के लिए फिलहाल अवधि कितनी के लिए होती है? 1 वर्ष। अभी फिलहाल कितना है? 1 वर्ष के लिए होता है। जो लाइसेंस है जो कितने के वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। फिर 1 वर्ष बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है ना। तो ये कह रहा है कि वो समय सीमा भी राज्य सरकार निश्चित कर सकती है। अगला कह रहा है किसी भी ऐसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास के संबंध में दे फीसों का मान या उन फीसों को नियत करने की रीति भी कर सकेगी। तो चूंकि अनुज्ञप्ति देगी तो उसके लिए आपको शुल्क या फीस देना पड़ेगा, उसके बारे में भी नियम बना सकती है कि अनुज्ञप्ति जब आप लेंगे तो कितनी फीस देंगे, किस तरीके से देंगे, वो सारे कि एक साथ देंगे कि अलग अलग देंगे कि 2 भागों में देंगे, ये भी नियम बना सकती सरकार। और कितनी देंगे ये भी नियम बना सकती। तो अनुज्ञप्तियों के संबंध में सरकार क्या कर सकती है? जो फीस है, जो आप अनुज्ञप्ति लोगे तो कुछ फीस तो देना पड़ेगी, तो फीस के बारे में भी राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। अगला कहता है किसी भी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास के धारकों द्वारा उसकी शर्तों के पालन के लिए निक्षेप की जाने वाली प्रतिभूति की रकम भेद कर सकेगा। साथ ही साथ ये कह रहा है कि प्रतिभूति की रकम भी निश्चित कर सकते हैं। इसके लिए, इनके लिए जो अनुज्ञप्तिधारी है, अनुज्ञप्तिधारी के लिए जिसको अनुज्ञप्ति मिली है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसा व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति धारण करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में नियम बना सकती, उससे प्रतिभूति ले सकती। ताकि किस लिए लेगी प्रतिभूति? ताकि वो शर्तों का पालन करेगा। अगर वो शर्तों का पालन नहीं करेगा तो जो प्रतिभूति जो सरकार ने ली वो जब्त हो जाएगी। तो इसके बारे में भी नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। अगला कहता है और क्या रकम होगी प्रतिभूति की, ये भी निश्चित कर सकती। अगला कह रहा है अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले लेखे तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां भेद कर सकेगी। इसके साथ साथ ये भी कर सकती कि जो अनुज्ञप्तिधारी है कौन से लेख लेख लेखे में सब आ जाएंगे कि जो भी विवरण है, जो भी ब्यौरे हैं, कौन कौन से लेख जो अपने पास रखेगा, किस तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करेगा। अकाउंट मान लीजिए आप अकाउंट मेंटेन करेगा, उसका भी निर्धारण कर सकती है राज्य सरकार कि आप अकाउंट जो है आप कैसे मेंटेन करेंगे और आपके अकाउंट में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी।
आज कितनी शराब आपने खरीदी, तो अब इसलिए नॉर्मली यही चाहिए रहता है कि कितनी शराब खरीदी आपने, कितनी बेची, कितनी आपके पास बची है, कितने में खरीदी, कितना टैक्स दिया। ये सारी चीज जो लेखा जोखा होता है या कह लीजिए अकाउंट है, अकाउंट ही बोलेंगे उससे। तो जो अकाउंट की जानकारी है कैसे रखना है उसके बारे में भी नियम राज्य सरकार निश्चित कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार को जो जानकारी चाहिए वो आपको रखना पड़ेगा। किस रूप में रखना है आपको, कंप्यूटर के माध्यम से या हाथों से लिखित में, जो वो भी राज्य सरकार निश्चित कर सकती है। पूरे के पूरे क्या होता है इसमें, एक अकाउंट, हर हर बिजनेस में अकाउंट तैयार होता है, कितनी आवक है, कितनी जावक है, कितना उस पर आपके खर्चे हुए। ठीक है ना। क्या होता है अकाउंट बनाने में जो तीन चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, माल आया, कितना माल आया, कितना माल आपने बेचा, और उस जब आप कोई कारोबार करते हैं तो उसमें आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिव बोलते हैं जिन्हें, वो एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों, कितने खर्चा हुआ उसमें, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान का खर्चा हो गया उसका, आपका आपके जो कर्मचारी लगे उनकी सैलरी का खर्चा हो गया है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो कितना माल आया, कितना गया, उसके बाद खर्चे होते हैं, जो फिर होते सारे खर्चे घटा के फिर कुल आपका कितना लाभ हो, कुछ शुद्ध मुनाफा कहते हैं, कुल लाभ जो होते हैं, लाभ देखा जाता है, फिर उस लाभ के आधार पर टैक्स लगता है। तो ये सारा चीज अकाउंट की बात कह रहा है कि जो अकाउंट होगा वो मेंटेन करके रखा जाएगा, और राज्य सरकार उसको भी निश्चित कर सकती है। अब देखिए क्या कह रहा है, कहाँ थे अपन। कौन सा पढ़ रहे थे, भूल गया मैं, जहाँ फुटकर तथा मादक को बंद करने के बारे में विवरण। यहाँ अच्छा, पांचवा है, अनुज्ञप्तिधारियों में भागीदारी का या अनुज्ञप्तिधारियों के अंतरण का प्रतिषेध या विनिमय कर सकेगी। ये क्या कहता है, पार्टनरशिप वगैरह होती है ना जो भागीदारी, उसका भी, उसके बारे में भी क्या कर सकती है, नियम बना सकती है या उसको रोक सकती है कि साहब आप भागीदारी वगैरह नहीं कर सकते, आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आपको दिए आप ही को चलाना, आप किसी अन्य को उसमें शामिल नहीं कर सकते, उसके बारे में सरकार रोक लगा सकती है, उसके बारे में नियम बना सकती है। क्या क्या होता है ना, कभी किसी ने ले लिया, नहीं चल रहा होना, दूसरे को और पार्टनर कर लिया उसमें, तो उस पर भी रोक लगा सकती है जब सरकार को लगता है। तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं उस पर सरकार क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। आगे कह रहा है ये कि किसी फुटकर मादक द्रव्य की दुकान के खोलने, बंद करने, स्थानांतरण के बारे में सलाह देने के संबंध में जनमत स्थानीय जनमत अभिनिश्चय करने के लिए उपाय विहित करना तथा मध्य प्रदेश जिला योजना समिति 1995 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन गठित जिला योजना समितियों की शक्ति विहित करें। ये क्या कह रहा है, जो फुटकर वगैरह दुकानें वगैरह जो होती हैं, जो खोली जाती हैं, उनके बारे में कह रहा है कि उसके बारे में, वो दुकानें फुटकर वगैरह जो किसी क्षेत्र में खोली जाती हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, आजकल माहौल बदलने लगा, विरोध का होने लगा है, तो उसके बारे में कह रहा है कि जो फुटकर मादक द्रव्यों की दुकानें हैं, कब कितने टाइम तक खुलेंगी, खोलने का समय समय निश्चित कर सकती है, बंद करने का समय निश्चित कर सकती है। इसके अलावा वहाँ के लोगों की राय भी ले सकती है कि भाई ये वो आपके क्षेत्र में, आपके स्थान में खुली है, जो लोग विरोध करते हैं ना, कई क्षेत्र होते हैं ऐसे जहाँ विरोध किया जाता है, तो उसके बारे में जनमत अभिनिश्चय करने के लिए उपाय कर सकती कि लोगों की राय, जनता की राय कह लीजिए, जनता की राय, हालांकि ये कहने की बात है, कोई नहीं लेता, तो जनता की राय ले सकती है सरकार, है ना। और किस अधिनियम के लिए, अधिनियम लिखा मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995। तो मध्य प्रदेश, ये हालांकि याद नहीं रखना, ये नहीं पूछा जाता, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम है ये 1995 का। इसके आधार पर ये जनता की राय शुमारी के बारे में है, तो जनता की राय शुमारी ले सकती है, अगर कोई दुकान खोलना है, कितने बजे से कितने बजे तक खोलना है, तो अगर सरकार को लगता है तो उसके बारे में सरकार कर सकती है उपाय, ये कोई खास नहीं है। तीसरा अगला है, उपयोग के अनुपयुक्त समझे गए किसी भी मादक द्रव्य को नष्ट करने या उसका अन्यथा बयान करने हेतु वो बंद कर सकती है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई मुद्रा अगर आती है जो उपयोग के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, ऐसी कोई मुद्रा जो उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसको कैसे नष्ट किया जाएगा, उसकी नष्ट करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, उसके बारे में नियम राज्य सरकार बना सकती है। अब
आप कहोगे नष्ट करने के, उसके बारे में भी नियम होते हैं कि नब्ज नष्ट की जाएगी, कौन सा अधिकारी उपस्थित होगा, किसकी उपस्थिति में नष्ट की जाएगी, वो सारे नियम होते हैं, इसमें फॉलो किए जाते हैं। तो उसके बारे में नियम बना सकती है ऐसी मुद्रा जो मानव उपयोग के लिए क्या है, अनुपयुक्त पाई जाती है, उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है। अगला कहता है अधिहरण की गई वस्तु के बयान का विनिमय करने के लिए। अब जो जब्त की गई वस्तुएं हैं, जो अधिग्रहण की गई हैं, उनको कैसे बयान किया जाएगा, उनको कैसे ठिकाने लगाया जाएगा, उसके बारे में नियम सरकार बना सकती है। राज्य सरकार जो जब्तरी में जो शराब या मदिरा संबंधी चीजें हैं, उनका बयान कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या दुकान में भेज देंगे, क्या किसी को बांट देंगे जनता में फ्री में कि पकड़ी गई है, अब क्या करेंगे आज तो, या नष्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके बारे में सरकार नियम बना सकती है कि क्या किया जाएगा। अगला कहता है साक्ष्यों के व्ययों को मंजूर करने तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन पर की इस अधिनियम के अधीन आरोपित किए गए हों और जो बाद में छोड़ दिए गए हों, प्रतिकर मंजूर करने का विनिमय करने के लिए। ये कह रहा है जब अब कार्रवाई चलती न्यायालय के समक्ष, जो साक्षी वगैरह आते हैं, गवाह वगैरह आते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कार्रवाई जिनमें की गई बाद में उनको छोड़ दिया गया, निर्दोष साबित हुए, निर्दोष व्यक्ति मान लीजिए निर्दोष साबित होते हैं, निर्दोष साबित हुए, तो साक्षी के में खर्चे आने जाने का जो खर्चा होता है वो खर्चा, और मान लीजिए जो कोई व्यक्ति पे आप कार्रवाई चली बाद में निर्दोष साबित हो तो उसको प्रतिकर, उसको क्या मिलेगा, प्रतिकर। ये भी सरकार निश्चित कर सकती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिस पे कार्रवाई की गई बाद में वो निर्दोष पाया जाता है तो उसको प्रतिकर कितना मिलेगा, इसके बारे में सरकार निर्धारित कर सकती है। साक्षी का खर्चा, और निर्दोष अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको कितना मुआवजा दिलाया जाएगा, कितना प्रतिकर दिलाया जाएगा, उसके बारे में सरकार नियम बना सकती है, राज्य सरकार। अगला कहता है दूर से आने वाले साक्ष्यों को समन करने की आबकारी अधिकारियों की शक्तियों पर विनिमय करना। ये कह रहा है समन के बारे में नियम बना सकता है। समन कब किया जाएगा, जब कोई व्यक्ति को बुलाना हो किसी के लिए, दूर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको समन जारी किया जाएगा। तो आबकारी अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे, समन किस तरीके से जारी किए जाएंगे, उसके बारे में भी नियम बना सकती है। साक्षी के बारे में बना सकती, खर्चों के बारे में बना सकती, प्रतिकर के बारे में बना सकती, समन के बारे में बना सकती। आप तो इतना याद रखो, एक एक बात के बारे में सरकार नियम बना सकती है। जो राज्य सरकार है वो समस्त नियम क्योंकि राज्य सरकार का है, तो जितने पूरे नियम सब कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। अगला कहता है इस अधिनियम के अधीन जुर्मानों तथा अधिहरणों के आगमों से अधिकारियों को इत्तला देने वाले को तथा अन्य व्यक्तियों के नामों के संदाय का विनिमय करना। ये कह रहा है क्या, इनाम के बारे में, इनाम के बारे में क्या कर सकती, नियम बना सकती कि कितना इनाम दिलाया जाएगा। अगर इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति सूचना देता है, उसकी सूचना के आधार पर कोई चीज जब्त की जाती है तो उसको कुछ देना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में भी सरकार नियम दिला सकती है, बना सकती है कि कितना इनाम दिलाया जाएगा, कितनी रकम उस व्यक्ति को सूचना दाता है तो दी जाएगी, उसके बारे में भी नियम बनाई। अब देखिए अगला है इसका तीसरा क्लॉज, नियम बनाने की शक्ति जो कि इस धारा द्वारा प्रदान की गई इस शर्त के अधीन है कि उपधारा 2 के खंड का खा गा घा ला था या डा के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए। ये तो आप जानते हैं कि जो नियम बनाए जाएंगे कैसे बनाए जाएंगे, पूर्व प्रकाशन, प्रकाशन किया जाएगा इनका, बगैर प्रकाशन के ये नियम नहीं बनाए जाएंगे। तो नियम बनाने से पहले सरकार एक प्रकाशन करेगी, तो प्रकाशन करेगी, दावे आपत्तियां ग्रहण करेगी, उसके बाद जब दावे आपत्ति पूरे निपट जाएंगे तो फाइनली वो नियम बना दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो सरकार क्या करेगी, प्रकाशन करेगी। परंतु कहता है परंतु कोई भी ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाए जा सकेंगे, ये भी राज्य सरकार का यह विचार हो कि वे तुरंत प्रभावित कर दिए जाने चाहिए। ये भी अपवाद भी है कि अगर सरकार को लगता है तो कुछ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, तो बिना प्रकाशन के, ये याद रखना है आपको, है ना, बिना प्रकाशन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या राज्य सरकार बगैर प्रकाशन के नियम लागू करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है। अगर राज्य सरकार को क्या लगता है तो वो नियमों को तुरंत प्रभावी करना चाहिए, तुरंत लागू किया जाना चाहिए, तुरंत प्रभावी बनाना है। ऐसा कोई नियम है जिसको राज्य सरकार को लगता है कि तुरंत प्रभावी किया जाना चाहिए, तो उसके लिए राज्य सरकार फिर प्रकाशन नहीं करेगी। तो ये याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि राज्य सरकार बगैर प्रकाशन के भी नियम बना सकती है, लेकिन कब बनाएगी, शर्त है कि तुरंत प्रभावी होना अगर लगता है आवश्यक है तभी। उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल कल से आज ही प्रकाशन करो, कल से लागू कराना है, बिल्कुल तुरंत प्रभावी, इस तरीके का कोई मैटर लगता है
तो फिर प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये याद रखना है। अब देखिए 63 वही आ गया कि नियम जो प्रकाशन वगैरह है उनके बारे में है। 63 क्या कहता है, नियम और जो प्रकाशन है उसके बारे में कहता है। 63 कहता है नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन। सेक्शन 63 कि क्या है, प्रकाशन है। काय का प्रकाशन, जो सरकार नियम बना रही है उसका प्रकाशन है। 63 में इसको बस पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी और ऐसे प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए प्रभावी होंगी। तो ये कह रहा है कि जब भी आप नियम बनते हैं सबसे पहले उनका प्रकाशन किया जाएगा, और कब से लागू होंगे, जो अधिनियम में इस जो प्रकाशन की में डेट रहता है कि 30 दिन के भीतर 40 दिन के भीतर जो भी डेट रहता है उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा। तो प्रकाशन किया जाएगा 63 में, केवल इतना याद रखना। 64 कहता है सेक्शन 64 कहता है शासन को शोध धनों की वसूली। 64 क्या कहता है, शासन को शोध धनों की वसूली कैसे की जाएगी इसको और देखिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित धन अर्थात समस्त आबकारी आगम, कोई भी आबकारी आगम हो, जो भी आबकारी कर योग्य वस्तुएं हैं वो भी आगम। कैसे आगम, आबकारी आगम जो आबकारी से प्राप्त होते हैं, आबकारी आगम जो है वो प्राप्त। कोई भी हानि जो इस समय हो जबकि व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप अनुदान कलेक्टर ने अपने प्रबंधन में ले लिया हो, उसके द्वारा उसका पुनः विक्रय कर दिया जाए, कर दिया गया हो। ये क्या है, वसूली है। ये 64 में क्या है, वसूली। कि जिस सरकार जो है किन किन चीजों की वसूली करेगी, तो कोई भी आगम का वसूली कर सकती जो आबकारी योग्य है, या आपका लाइसेंस जो निरस्त किया गया है, या आपने जो लाइसेंस निरस्त कर बना लिया है अपना लाइसेंस कलेक्टर के माध्यम से, जो सरकार को हानि हुई उसकी वसूली कर सकती। हानि की, आपने लाइसेंस क्या करा, वापस ले लिया, पहले पढ़ा ना, आपने कलेक्टर को आवेदन किया और लाइसेंस वापस ले लिया अपना, तो सरकार को जो हानि हुई वो भी वसूल सकती है। अगला है तीसरा, संविदा अधिनियम 1872 की धारा 74 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी समस्त रकम जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अनुसार आबकारी राजस्व से संबंधित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को शोध हो, वह समस्त रकम जो किसी ऐसे बंध पत्र या लिखित की शर्तों का भंग होने पर चुकाई जानी हो, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई कर्तव्य या कार्य करने के लिए स्वयं को आवद्ध करता है, या वह वचनबद्ध करता है कि वह और उसके सेवक अभिकर्ता कोई कार्य करने से प्रवृत्त रहेंगे, उसके संदाय के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति को या उसके प्रतिभू यदि कोई हो, फिर जंगम संपत्ति के करस्तंभ तथा विक्रय द्वारा या भूधारक द्वारा या भूमि के कृषक कृषिकारों द्वारा या उसके प्रतिभुओं द्वारा शोध भू राजस्व की वसूली के लिए किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सके। ये कह रहा कौन कौन सी जो रकम वसूली की जाएगी। मान लो कोई संविदा वगैरह अधिनियम में भले ही कोई बात हो, उसके अधीन आपने कोई किसी सरकार के द्वारा या कोई समझौता वगैरह आपका हुआ था, उस समझौते का आपने क्या किया, उल्लंघन किया है, कि आप ऐसा काम करेंगे, उल्लंघन किया, तो जो भी नुकसान वगैरह होता है, जो भी हानि वगैरह होती है, उसमें जो भी रकम है वो रकम आपसे क्या की जाएगी, वसूल की जाएगी। पहले तो जो भी आबकारी योग्य आगम होते हैं वो वसूले जाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर आपने अनुज्ञप्ति का सलेंडर कर दिया तो जो सरकार को नुकसान होता है, कलेक्टर को ही सलेंडर करता है, सलेंडर किया आपने, जो नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई की जाएगी। तीसरा, समझौता का भंग किया तो जो सरकार को नुकसान हुआ उस रकम की भी क्या की जाएगी, वसूली की जा सकती है राज्य सरकार द्वारा। इसका दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है जब कोई भी अनुदान कलेक्टर द्वारा अपने प्रबंधन के अधीन ले लिया गया हो या उसके द्वारा उसका पुनः विक्रय कर दिया गया हो, तो कलेक्टर कोई भी ऐसा धन जो कि व्यतिक्रम करने वाले को किसी भी पट्टेदार या समुन्नदेशी द्वारा शोधो उपधारा 1 द्वारा प्राधिकृत की गई किसी भी रीति से वसूल कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, कोई भी अनुदान जब कलेक्टर द्वारा अपने प्रबंधन में ले लिया गया हो, मान लीजिए कोई प्रबंधन में, मतलब जैसे कि कोई शराब वगैरह कोई माल वगैरह जो हमने पहले पढ़ा ना, प्रबंधन में ले लिया, आपने कब्जे में ले लिया, प्रबंध में ले लिया, आपने नियंत्रण में ले लिया, तो जो भी जब्त वगैरह हुआ है जो बेचा जाएगा, कलेक्टर के माध्यम से बेचते हैं, और जो भी उसके आगम होते हैं वो क्या कर लिए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इन पे 2 लाख का बकाया, अब जो माल बका 5 लाख का बिका तो उसमें से 2 लाख की रकम क्या कर लेंगे, वसूल लेंगे।
जो भी टैक्स वगैरह लगाते जो भी खर्चा वगैरह वो भी जोड़ लिया जाएगा, 2 लाख प्लस जो भी खर्चा है। तो इस तरीके से जो आगम है वो क्या कर लिए जाएंगे, वसूल लिए जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 65 क्या कहता है। सेक्शन 65 कहता है, 65 कहता है, व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर सरकार का धारण अधिकार। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर व्यतिक्रम करता है तो सरकार क्या कर सकती है, उसकी संपत्ति को भी धारण कर सकती है, संपत्ति को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। ये कहता है इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या पट्टा धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में उसकी समस्त डिस्टिलरियां, ब्रूअरी या भंडागार या दुकान के भवनों, फिटिंग या साधित्र को तथा किसी भी डिस्टिलरी, ब्रूअरी, भंडागार या दुकान के परिसरों में या उन पर धारित मादक द्रव्यों को या उसके विनिर्माण सामग्री के समस्त स्टॉक को आबकारी आगम संबंधी किसी भी दावे की तुष्टि में या ऐसे व्यतिक्रम द्वारा सरकार को हुई किन्हीं भी हानियों के संबंध में कुर्क किया जा सकेगा तथा ऐसे दावे की जो कि विक्रय आगम पर प्रथम भार होगा तुष्टि के लिए बेचा जा सकेगा। ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो भी उसकी जो भी दुकान है, फैक्ट्री है, जो माल है, उपकरण है, ये सारी चीजें जो होती हैं राज्य सरकार इनकी क्या कर सकती है, कुर्की कर सकती है। इन सभी की कुर्की करेगी, जो भी खर्चा होगा वो खर्चा क्या कर लेगी, वसूल लेगी। जो आदमी लाइसेंस होल्डर वाला कोई व्यक्ति है या अन्य कोई व्यक्ति है जो चला रहा है, उसने उल्लंघन किया है, तो उसकी दुकान होगी या फैक्ट्री होगी मादक द्रव्य की, या वो कोई माल होगा उसके पास बचा, या उपकरण होंगे वो सारे के सारे, या लाइट फिटिंग वगैरह जो सब लगा रहता है, मतलब उस चीज में कूलर पंखे जो भी लगे वो भी शामिल होंगे ना। तो वो सारी चीजें वो क्या करेगी, दुकान में जो चीजें लगी वो सब वो क्या कर सकती है, उसको बस उसकी कुर्की कर सकती है। और जो भी खर्चे हैं अपने वो कुर्की की रकम करेगी, उसके बाद जो खर्चे हैं वो क्या कर सकती है, वो वसूल कर सकती है। जो नुकसान राज्य सरकार को हुआ है वो नुकसान की भरपाई कर सकती है। 67 क्या कहता है, 66 है, सेक्शन 66। 66 कहता है व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति। ये थोड़ा याद रखना, ये सेक्शन आपको क्या करना है, याद रखना। राज्य सरकार क्या कर सकती, व्यक्ति वगैरह है कोई, उनको छूट दे सकती है अधिनियम से। ये लिखा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो पूर्णतः या ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि वह विहित करना उचित समझे किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी भी मादक द्रव्य को इस अधिनियम के समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी उपबंध से या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियमों के या उनमें से किसी भी नियम के उपबंधों से या तो संपूर्ण राज्य में या उसमें समाविष्ट किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी भी विनिर्दिष्ट कालावधि या अवसर के लिए पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकेगी। ये कह रहा है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को, व्यक्ति को भी दे सकती है और वर्ग को भी दे सकती है। इस अधिनियम जो एक्साइज एक्ट है उसकी अगर छूट देना चाहती छूट दे सकती, किसी क्षेत्र विशेष में देना चाहती क्षेत्र विशेष में दे सकती, कुछ नियमों से छूट देना चाहती कुछ नियमों से छूट दे सकती, पूरे अधिनियम से छूट देना चाहे तो पूरे अधिनियम से भी छूट दे सकती है। तो छूट दे सकती है, ये याद रखना। किस धारा में दे सकती है, 66 इंपॉर्टेंट धारा है। किसी व्यक्ति समुदाय को अगर राज्य सरकार को छूट देना हो अधिनियम से संबंधित, चाहे तो पूरा अधिनियम कह सकती कि लागू नहीं होगा आप पे, या कह सकती कि कुछ प्रोविजन आप पे लागू नहीं होंगे, या कह सकती कि पूरे स्टेट में आप पे लागू नहीं होंगे, या कह सकती कि किसी क्षेत्र विशेष में लागू नहीं होंगे। तो ऐसी छूट राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती किस धारा में, 66 में। ये याद रखना है आपको, धारा 66। अब देखिए सेक्शन 60, सेक्शन 67 ये क्या कहता है, ये कहता है अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण, प्रोटेक्शन है, जो अधिनियम के अधीन काम कर रहे हैं। केवल हेडिंग से काम चल जाएगा लेकिन इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी भी बात के लिए जो कि इस अधिनियम के अधीन सद्भावना में की गई हो, जिसका प्रभाव से किया जाना आश्रित रहा हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी बाधा अभियोजना विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये क्या कहता है, गुड फेथ में अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इस अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो इस अधिनियम के तहत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई वाद या कार्रवाई नहीं की जाएगी, वाद या कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। अगर वो इस अधिनियम के तहत काम कर रहा है, गुड फेथ में काम करते करते कोई गलती हो जाती, कोई भूल हो जाती, कोई चूक हो जाती है, लेकिन कब, जब वो सद्भावना पूर्वक काम करता है। ये तो आप जानते हैं कि सद्भावना पूर्वक होना जरूरी है। तो सद्भावना पूर्वक अगर कोई काम करता है, अधिकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम का पालन करा रहा है, इस अधिनियम को लागू करा रहा है, और ऐसे में कोई गलती होती है तो उसको धारा 67 का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। धारा 68 क्या कहता है देखिए,
68 कहता है बाधों को परिसीमा, लिमिटेशन की बात कहता है। ये क्या है? परिसीमा। ये लिमिटेशन की बात कह रहा है कि लिमिटेशन, परिसीमा क्या है। इसमें लिखा है किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो कि इस अधिनियम के अनुसरण में की गई हो या जिसका किया जाना चुकना अविकथित हो, सरकार के विरुद्ध या किसी भी आबकारी पुलिस या भू राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई भी बात तब तक प्रस्तुत नहीं होगा जब तक कि परिवादगत कार्य की दिनांक से 6 माह के भीतर बात संस्थित ना किया गया हो। ये याद रखना, 6 माह की। ये आप सरकार के खिलाफ बात करना चाहते हैं, किसी आबकारी अधिकारी या आबकारी कर्मचारी के विरुद्ध बात करना चाहते हैं, किनके विरुद्ध? या तो सरकार के विरुद्ध, क्या लिख लीजिए, किसके विरुद्ध करना चाहते हैं? सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध वाद करना चाहते हैं, किसी आबकारी आयुक्त के विरुद्ध करना चाहते हैं, या आबकारी कर्मचारी के विरुद्ध करना चाहते हैं, आबकारी अधिकारी के विरुद्ध करना चाहते हैं, या अन्य कोई अधिकारी है इस अधिनियम के तहत, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो कब कर सकते हैं आप? 6 माह तक की अवधि है आपके लिए कि 6 माह के भीतर, यानी जब जो बात कारण पैदा हुआ उसके 6 माह के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप उनके खिलाफ बात ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप बात नहीं ला पाएंगे। तो ये कितनी अवधि होगी? लिमिटेशन कितना फिक्स कर दिया? 6 माह। 6 माह लिमिटेशन फिक्स कर दिया। देखिए, एक लिमिटेशन एक्ट और है अपना जुड़ा हुआ है, जानते हैं लिमिटेशन एक्ट, इसमें लिमिट दी गई कि कौन सा बात कब संस्थित किया जाएगा। और कुछ कुछ अधिनियमों में आपने देखा होगा, सीआरपीसी में भी देखा होगा, यहाँ भी देख रहे हैं आप कि लिमिटेशन अलग से जोड़ दी जाती है। तो अब बात आती है कि दोनों अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम लागू होता है और क्यों जोड़ी जाती है। देखिए, जिन अधिनियमों में लिमिटेशन नहीं दी रहती है, लिमिट नहीं दी रही होती है, वहां पे तो लिमिटेशन एक्ट लागू होता ही है। और अगर किसी अधिनियम में अलग से लिमिट का प्रोविजन कर दिया जाता है तो फिर वो वाली लिमिट लागू होती है। लिमिटेशन एक्ट की जो लिमिट है वो लागू नहीं होती। ये याद रखिए। अगर लिमिटेशन एक्ट में दी गई है कोई अवधि और यहाँ भी दी गई है तो स्पेशल प्रोविजन कर दिया गया है यहाँ, तो फिर लिमिटेशन एक्ट की अवधि ना लागू होकर किसकी अवधि लागू होती है? जो उस अधिनियम में दे दी गई। मोस्टली अधिनियमों में नहीं दी जाती, जिन अधिनियमों में नहीं दी जाती वहां लिमिटेशन एक्ट की अवधि लागू होती है ना। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, लास्ट सेक्शन है इसका, सेक्शन 69। ये क्या कहता है? ये कहता है अधिनियम का निरसन अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों उसके चौथे कॉलम में निर्दिष्ट की गई सीमा तक द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। ये कह रहा है कि जो अनुसूची है पीछे अधिनियमित, उसके चौथे कॉलम में जो भी विनिर्दिष्ट परिसीमा तक क्या किया गया उसे समाप्त किया। ये खास क्या किया जा रहा है? उसे समाप्त किया। चौथे कॉलम के नीचे चौथे कॉलम तक की जो चीजें हैं वो क्या कर दी जा रही हैं? समाप्त की। तो ये खास नहीं है। तो ये आपका हो गया। ये देखिए पीछे लिखा है एक्साइज ड्यूटी। तो ये सारी जो है अधिनियम आपका खत्म आज, है ना। ये कंप्लीट आपका अधिनियम है। इसका टेस्ट लेंगे हम एक आध दो दिन में, है ना। अभी आपका वो वाला टेस्ट होना है और कल कल टेस्ट होना है, उसके बाद इसकी डेट देंगे हम, इसी का होगा उसके बाद, ठीक है ना। इसीलिए बीच में उसको रखा क्योंकि ये हुआ नहीं था एक्ट। इसका आपका टेस्ट होना है, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसका टेस्ट होना है हेलो। इसका। हेलो जी सर, बोलिए। जी, ये स्प्रिट क्या होता है? स्प्रिट? स्पिरिट देखिए शराब ही होती है। स्पिरिट जो है हम्म। शराब होती है। स्पिरिट एक तरीके से अल्कोहल है ना। स्पिरिट का पूरा डिटेल तो मेरे को नहीं पता कि स्पिरिट क्या है, लेकिन स्पिरिट क्या होता है मेडिकल में यूज होती है। एक तरीके से पूरी तरीके से अल्कोहल होती है, शुद्ध अल्कोहल जो होता है ना, शुद्ध, वो उसको स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट एक तरीके से शराब है, आप इतना ध्यान रखिए। लेकिन स्पिरिट शराब पीने वाली शराब नहीं होती, उसको पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो शुद्ध अल्कोहल होती है। स्पिरिट जो होती है शुद्ध अल्कोहल होती है। आप देखा होगा स्पिरिट ले आओ, लोग कहते हैं ना स्पिरिट ले आओ, आग जलाने के लिए भी काम में आया। तो मेडिकल पहले आपने देखा होगा, अब तो सिरिंज बनी बनाई आने लगी। पहले डॉक्टर लोग क्या करते थे? इंजेक्शन लगाते थे, एक ही इंजेक्शन से कई लोगों को लगाते थे, है ना। तो क्या हम्म। करते थे? इंजेक्शन उबालते थे, फिर वो स्पिरिट रहती थी, उस स्पिरिट से साफ करते थे उसे। तो वो एक शुद्ध अल्कोहल होता है स्पिरिट, शुद्ध अल्कोहल होता है स्पिरिट में। अब ये तो एक केमिकल, उनका नाम है फॉर्मुला, स्पिरिट कहते हैं उसे। ये तो एक तरीके से केमिकल। स्पिरिट क्या होती है इसको तो वो बता सकता जो रसायन विज्ञान का या क्या कहते हैं केमिस्ट्री वाला। लेकिन बस इतना है कि आप इतना समझिए कि ये शुद्ध अल्कोहल होता है। स्पिरिट क्या होता है? शुद्ध अल्कोहल होता है ना। जी स्पिरिट की आप कोई परिभाषा
देखोगे तो कोई ऐसी कोई विशेष चीज नहीं, बस आप इतना ध्यान रखिए अल्कोहल होता है, शुद्ध अल्कोहल होता है। जब शुद्ध अल्कोहल होता है तो उसका इस्तेमाल होता है सफाई के लिए, बहुत सारे घावों को साफ करने के लिए, हालांकि पीने के काम में नहीं आती है, क्योंकि शुद्ध अल्कोहल नहीं पिया जा सकता है ना। आपने शराब भी देखा होगा, जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, ये जो भी लोग पीते हैं या जो दोस्त वगैरह पीते हैं, आप देखा होगा उसमें कितना लिखा रहता है, 15%, 20%, इससे ज्यादा शराब नहीं रहती, अल्कोहल नहीं रहता है ना। हर जो शराब होती है उसमें अल्कोहल रहता है जिससे नशा होता है, तो लेकिन स्पिरिट जो होती है उसमें 100% रहता है, प्योर रहता है बिल्कुल, है ना। तो स्पिरिट वो होती है। अब देखिए कल से अपन जो है अपना शुरू करेंगे एंटी करप्शन एक्ट, छोटा एक्ट है इसलिए, उसके बाद अपन बाद में दूसरा एक्ट देखेंगे। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कल। भ्रष्टाचार अधिनियम पढ़ेंगे, छोटा एक्ट है। भ्रष्टाचार के बाद फिर अपन पढ़ेंगे एनडीपीएस। अभी एनडीपीएस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा सा हो गया थोड़ा, एनडीपीएस भी काफी थोड़ा बड़ा सा है, तो दोनों हो जाएंगे। पहले भ्रष्टाचार पढ़ेंगे, ये 2-3 दिन में जो हो जाएगा, छोटा है। तो कल से अपन भ्रष्टाचार अधिनियम को शुरू करेंगे, उसके बाद एनडीपीएस, उसके बाद आर्म्स पढ़ेंगे फिर। ठीक है, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार अधिनियम इसके बाद पढ़ेंगे, यानी कल से पढ़ेंगे, उसके बाद एनडीपीएस फिर आर्म्स। ठीक, बाकी कल।